नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां कानपुर देहात में पुलिस पर व्यापारी से लूट के आरोप में तीनों पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। इंस्पेक्टर, दारोगा और हेड कांस्टेबल पर व्यापारी से 50 किलो चांदी लूटने का आरोप लगा था और व्यापारी की शिकायत पर औरैया एसपी और कानपुर देहात एसपी ने इंस्पेक्टर के आवास पर छापा मारा था, जिसमें मौके से 50 किलो चांदी की रिकवरी हुई थी। तीनों को सस्पेंड करने के बाद आईजी के आदेश पर अब उन्हें बर्खास्त भी किया गया है। तो आईजी के आदेश पर तीनों ही आरोपी पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। दरअसल औरैया का ये पूरा मामला था, जहां पर 3 पुलिसकर्मियों ने मिलकर एक चांदी के व्यापारी से 50 लाख के चांदी की लूट की थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तीनों ही कानपुर देहात में तैनात पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया था और आज आईजी के आदेश पर उन तीनों ही पुलिसकर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। तो सीधा रुक करते हैं सागर का, जो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए सागर, जो बीते दिनों औरैया में लूटपाट की घटना हुई थी, उसमें तीनों ही आरोपी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अब आईजी के आदेश पर तीनों ही पुलिसकर्मियों को बर्खास्त किया गया है। सागर, जी मुस्कान, जाहिर सी बात है, सुरक्षा करने वाले का हाथ जो है खुद ही चोर बन जाए या लुटेरे बन जाए तो आम जनता का क्या होगा। तो वही हाल यही का इस पूरी कहानी की जो बानगी है वो कानपुर देहात क्षेत्र में मिली। यहाँ पर कानपुर देहात थाना क्षेत्र के इंस्पेक्टर हैं और दरोगा और हेड कांस्टेबल, उन पर लूट का आरोप लगाया गया था, जो कि व्यापारी है मनीष सोनी। क्योंकि उन्होंने बताया कि वो 6 तारीख को दोपहर को 2 से ढाई बजे के बीच में अपने परिवार को लेकर औरैया की तरफ से आ रहे थे। तो उतने में जो है यहाँ पर चेकिंग के नाम पर 3 लोग इन्हें रोकते हैं। उसके बाद रोकने के बाद जो उनके डिग्गी में, उनके जो वाहन है, डिग्गी में कुछ 50 किलो के तकरीबन चांदी होती है, उसको लेके वो लोग वहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं और साथ में ड्राइवर को भी बैठा देते हैं। और जो मनीष सोनी उसके परिवार को बोलते हैं कि आप जाइए। उसके बाद से यहाँ पर एक नया खेल शुरू होता है। मनीष सोनी जो है काफ़ी घबराए होते हैं, अपने रिश्तेदार के यहाँ चले जाते हैं। उसके बाद कुछ देर के बाद उनका ड्राइवर भी वहाँ पहुँच जाता है। उसके बाद से ड्राइवर बताता है कि उन्होंने जो है जो 50 किलो चांदी ले गए थे वो पुलिस वाले साथ में ले गए। पूरे घटनाक्रम का जो पूरा मामला है, क्योंकि देखिए एक पुलिस से जुड़ी हुई घटना है तो जाहिर सी बात है पुलिस ने इसमें एकदम चौकसी दिखाई। तुरंत आनंद फानंद में एफआईआर भी दर्ज हुई। उसके बाद एफआईआर दर्ज अगले ही दिन 7 जून को एफआईआर दर्ज की गई मनीष सोनी के द्वारा लूट की। उसके बाद पुलिस ने संज्ञान लिया। पुलिस की जो अगुवाई है वो चारों निगम कर रही थी, एसपी औरैया और साथ ही एसपी कानपुर देहात टीएस मूर्ति भी कर रहे थे। तो कुल मिला के बहुत बड़ा मामला सामने आ रहा था लगातार। उसके बाद से जो है इंस्पेक्टर जो आरोपी इंस्पेक्टर था उनके आवास पहुंचती है, सरकारी आवास जो है पुलिस टीम पहुंचती है। तो वहां पर देखते हैं कि 50 किलो से भरा बैग, जो चांदी का बैग था, वो बरामद होता है। उसके बाद से इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो दरोगा है उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। और एक जो हेड कांस्टेबल था, जो आरोपी के तौर पर अभी फरार है, उससे फिलहाल अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त के बाहर है। उसके बाद इन आरोप की जांच की जाती है। जांच के दरमियान इन्हें सस्पेंड किया जाता है और जांच में दोषी पाए जाने पर इन्हें पूरी तरह से बर्खास्त कर दिया जाता है। और आज की बात है, आज सुबह तकरीबन आईजी के आदेश पर इन्हें तीनों को बर्खास्त कर दिया गया है और फिलहाल अभी ये तीनों बांदा जेल में बंद है। लेकिन कहीं ना कहीं मुस्कान, अगर देखा जाए तो एक ऐसी घटना, बहुत शर्मसार घटना कर देने वाली होगी। वर्दी पर इस तरह से लूट का आरोप, बहुत ही कम ऐसे बात सुनने को मिलती है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए, क्योंकि इसकी बिल्कुल। देखिए सागर, जाहिर सी बात है कि अभी आपने इस पूरी वारदात का A to Z लगातार हमारे दर्शकों तक पहुंचाया, कैसे वारदात हुई और आज सुबह ही क्या कुछ एक्शन लिया गया। लेकिन सागर, अभी आपने जिक्र किया कि एक आरोपी पुलिसकर्मी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से काफी दूर है, उसकी गिरफ्तारी के लिए क्या कुछ कर रही है आखिर पुलिस? जी देखिए, बिल्कुल मुस्कान, जाहिर सी बात है आरोपी है और घटना बहुत ही बड़ी घटना मानी जा रही, क्योंकि इन पर आरोप लगा है लूट का, षड्यंत्र रचने का। लूट की बात बता दूं तो 392 लगा है इनके ऊपर और षड्यंत्र की बात बता दूं तो 120 भी लगा है। इसमें जाहिर सी बात है जमानत जो है बहुत मुश्किल से मिलती है। और फिलहाल जो आरोपी हेड कांस्टेबल है उसकी तलाश में लगातार टीमें जो है दबिश दे रही है। अलग अलग जगहों पर जो क्राइम टीम है, एसटीएफ है, तमाम जगहों पर दबिश दे रही है, क्योंकि मामला पुलिस से जुड़ा है। तो जाहिर सी बात है पुलिस उसमें कोई भी कोताही नहीं बरतनी चाहती, क्योंकि देखिए वर्दी तो शर्मसार हुई है, लेकिन इसी वजह से, इन घटनाओं की वजह से जो और वर्दीधारी लोग हैं, चाहे पुलिसकर्मी, चाहे कर्मी हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे तमाम लोग हों जो पुलिस से जुड़े लोग हैं, उन पर भी लोग शिकायत की
नज़रों से एक देखते हैं कि क्या पता ये पुलिस वाला भी ऐसा हो। तो जाहिर सी बात है, एग्जाम्पल दिया है वर्दी वालों ने, लेकिन बहुत बेहतर एग्जाम्पल नहीं दिया। जाहिर सी बात है, क्योंकि इससे पहले कई पराक्रम की बात करूं तो पराक्रम भी यूपी पुलिस को हासिल है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए ऐसा इल्ज़ाम लगा है, ऐसा आरोप लगा है, तो इस शर्मसार कर देने वाली घटना होती है। मुझे नहीं लगता कि शायद इस तरह से घटना के बाद कोई पुलिस वाला ऐसा कदम उठाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है, एक बात बता दूं, उस पूरे लूट के पीछे जो एक शख्स है उसका नाम भी सामने आ रहा था, क्योंकि मनीष सोनी की दुकान में एक संजय टोपी नाम का व्यक्ति काम करता था। उसे मनीष ने 8 महीने पहले ही निकाला था, क्योंकि उसकी गलत निगाहें दुकान पर रहती थी, वो उसकी गतिविधियां काफ़ी संदिग्ध लगती थी। उसको संदिग्ध गतिविधि होने के बाद उसे मनीष ने वहां से निकाल दिया था। 8-9 महीने पहले की बात है। तो उस व्यक्ति ने, संजय टोपी ने, अपने साथी के साथ मिलकर इंस्पेक्टर से संपर्क किया, क्योंकि इंस्पेक्टर जो इससे पहले झांसी में तैनात थे और झांसी का ही वो युवक था। इन दोनों ने सभी लोगों ने लूट की पूरी रचना बनाई, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो चांदी आ रही है वो गैर कानूनी है, बगैर किसी कागज़ के, बगैर किसी जीएसटी के। तो इस वजह से कुल मिला के देखा जाए तो जो इंस्पेक्टर है, जो तमाम जो पुलिसकर्मी इसमें दोषी पाए जा रहे हैं, उनका दाव जो है उल्टा पड़ गया, उनका जो वार है उल्टा पड़ गया। बिल्कुल सागर, जो पुलिसकर्मी है उनका दाव भी उन पर उल्टा पड़ गया। अब उनकी गिरफ्तारी भी कर ली गई है और जो एक फरार आरोपी पुलिसकर्मी है उसकी भी गिरफ्तारी के लिए लगातार जो पुलिस है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है। लेकिन देखिए सागर, आप लगातार जो क्राइम की खबरें हैं वो कवर करते हैं और लगातार उन सभी खबरों को दर्शकों तक पहुंचाते हैं, लेकिन इस तरीके की क्या वारदात पहले भी यूपी में हो चुकी है? अगर हो चुकी है तो तकरीबन कितनी बार हुई और क्या कुछ एक्शन उन आरोपी पुलिसकर्मियों पर लिया गया सागर? जी मुस्कान, मैं ज़्यादा दूर की बात नहीं करूंगा। मैं हाल ही की पिछले 6 महीने की ये बात करूंगा तो कानपुर में ही तकरीबन इस घटना को मिला के 6 ऐसी घटना हो चुकी। कभी पुलिस वाले किसी व्यापारी के बेटे को अपहरण कर लेते हैं, फिरौती मांगते हैं, तो कभी जो एक पुलिस वाला ही मसाज सेंटर चलाता है, तो वहीं पुलिस वाला साइबर क्राइम भी करता है। तो ऐसी तमाम घटनाएं जो है यूपी में होती रहती हैं, ऐसी तमाम चीज़ें। और ज़्यादा दूर की बात नहीं करूँगा, कानपुर पुलिस हमेशा से कहीं ना कहीं देखिए सुर्खियों में रही है, क्योंकि अभी हाल ही में सबसे बड़ा मामला है। इससे पहले भी कानपुर के पुलिस पर आरोप लगा था कि गोरखपुर जाकर एक व्यापारी की हत्या करना, उस पर भी कानपुर पुलिस दोषी पाया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल ये है मुस्कान कि अगर सिस्टम ऐसा है तो इस सिस्टम में फेलियर क्यों है? क्योंकि सीएम योगी की जो तमाम दावे, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, उस पर पुलिस वाले उस चीज़ को पूरी तरह से तार-तार करते नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि देखिए पुलिसकर्मी, उस पर जिम्मेदारी होती है तमाम सुरक्षा की, तमाम लोगों की जिम्मेदारी होती है कि उन्हें सुरक्षा मुहैया कराया जाए, उन्हें एक बेहतर दिखाया जाए, वातावरण दिया जाए, इससे हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित समझे। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है मुस्कान। बिल्कुल सागर, सही कहा आपने कि जो पुलिस है उस पर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था का वो राज कायम कर सके, ताकि लोगों को जो सुरक्षा का एहसास है वो भी कराना पुलिस की जिम्मेदारी होती है। लेकिन जिस तरीके से खाकी शर्मसार हुई है वो कहीं ना कहीं जो प्रदेश की नीतियां हैं, जो लगातार कहा जाता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, उस पर पलीता लगाया जा रहा है। धन्यवाद सागर इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती ने प्रेस वार्ता कर भाजपा और कांग्रेस पर हमला बोला है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। वही बसपा प्रमुख मायावती ने पत्रकारों से कहा कि भाजपा कांग्रेस में इस मुद्दे पर काफी प्रमुखता से लड़ाई चल रही है कि इन दोनों में से सबसे बड़ा हिंदुत्ववादी कौन है, पूजा पाठ करने में भी ज्यादा कौन माहिर है। इससे ये जरूर स्पष्ट होता है कि हिंदू धर्म को छोड़कर के बाकी सभी धर्मों को ये दोनों पार्टियां उपेक्षा करती हुई दिखाई देती हैं। इनका ये कृत्य संविधान की मंशा के खिलाफ है। बसपा सभी धर्मों का एक बराबर सम्मान करती है, क्योंकि अपने देश में अकेले हिंदू धर्म को मानने वाले लोग ही नहीं रहते हैं, बल्कि मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी और बौद्ध आदि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग भी इस देश में रहते हैं। इसलिए इन दोनों पार्टियों को हिंदुओं की तरह ही अन्य सभी धर्म को बराबर रखना चाहिए। तो सीधा रुख करते हैं विवेक का, जो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए विवेक, आज बसपा सुप्रीमो ने एक बेहद ही बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर ही हमलावर रही हैं। वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की विवेक बड़ी बातें क्या रही? देखिए, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में आज जो है लगातार
बैठकों का दौर जो है जारी रहा था और समाजवादी पार्टी के अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी एक बड़ी बैठक की अपने पार्टी कार्यालय पर। बसपा सुप्रीमो मायावती अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू हुई और मिशन 2024 को लेकर तमाम बातों पे चर्चा हुई और ऐसे कई मुद्दे रहे जिन पर जो है वो जरूरी दिशा निर्देश पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिया गया। इस पूरे कार्यक्रम में मायावती सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पर जो है हमलावर दिखी और साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस और बीजेपी में हिंदुत्व सबसे बड़ा हिंदुत्व बनने का जो है वो होड़ लगा हुआ है। सबसे बड़ी हिंदुत्व की पार्टी बनने का जो है वो होड़ लगी हुई है। वहीं अगर बात की जाए तो कांग्रेस शासित राज्यों में दलितों के प्रति लगातार अत्याचार हो रहा है और लगातार ये अत्याचार बढ़ता ही चला जा रहा है। बाकी अगर धर्मों की बात करें तो उनकी बात अलग करते हुए उन्होंने कहा कि बाकी धर्मों का उस हिसाब से सम्मान नहीं किया जा रहा है दोनों ही पार्टी द्वारा और दोनों ही पार्टी जो है अपने आप को हिंदुत्व का बहुत बड़ा जो है वो बड़ी बड़ी पार्टी मानती है। सॉफ्ट हिंदुत्व के मुद्दे पर जो है खुद को सबसे आगे रख रही है, चाहे वो प्रदेश स्तर पे हो चाहे वो पूरे देश के स्तर पर हो। देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं ना कहीं जो मायावती हैं वो भाजपा और कांग्रेस दोनों पर ही हमलावर नजर आई। लेकिन देखिए विवेक 2024 का चुनाव काफी नजदीक है, ऐसे में क्या मायावती ने इस बार भी अपनी रणनीतियों का पत्ता खोला है कि वो कौन सी रणनीति का पालन करते हुए चुनावी मैदान में उतरेंगे या फिर इस बार उन्होंने अपने पूरे एजेंडे को फिर से सीक्रेट रखा है? देखिए अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से निकाय चुनाव के बाद से लगातार बैठकें और समीक्षा बैठकों का दौर जारी है तो बसपा ने अपने मिशन गांव चलो अभियान की शुरुआत की है जिसके अंतर्गत कुल 1 लाख गांव में बसपा के कार्यकर्ता जाएंगे, पार्टी के विचारधारा से लोगों को जोड़ेंगे और तकरीबन 1,70,000 बूथों पर जो है वो हर बूथ पे 10 युवा कार्यकर्ताओं को अपनी पार्टी से जोड़ेंगे, विचारधारा से जोड़ेंगे, काशीराम के विचारधारा से जोड़ेंगे और जिस मकसद के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी का उदय हुआ था उस मकसद को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और तमाम अपने विचारधाराओं को सामने रखते हुए उनको अपने पार्टी की विचारधारा से जोड़ के बसपा का समर्पित कार्यकर्ता बनाने की तरफ देखेंगे। जिस प्रकार से हर बूथ पे 10 युवा कार्यकर्ताओं को जोड़ने की बात कही जा रही है और 1,70,000 से ज्यादा बूथों पर ये कार्यकर्ताओं को जोड़ेगी। अगर बात करें तो निकाय चुनाव में भी युवा कार्यकर्ताओं को छोटी जिम्मेदारियां दी गई थी, लेकिन अब एक बड़े स्तर पर आम चुनाव लोकसभा को देखते हुए युवाओं के हाथ में जो है वो जिम्मेदारी बहुजन समाजवादी पार्टी देते हुए देखी जा सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने विवेक कि युवाओं को साधना अब हर एक पार्टी साधती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि हर एक पार्टी का मानना है कि जो युवा है उनका वोट बैंक इस वक्त सबसे ज्यादा है। लेकिन देखिए विवेक, मायावती रणनीतियां तो तैयार कर रही है लेकिन अब उन्हीं के सांसद कहीं ना कहीं पार्टी की नीतियों के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि जौनपुर के सांसद ने बीते दिनों कहा कि अगर भाजपा को हराना है, अगर लोकतंत्र को बचाना है तो सारी विपक्षी पार्टियों को एक साथ आना पड़ेगा, जबकि मायावती पहले ही ऐलान कर चुकी है कि वो लोकसभा चुनाव अकेली लड़ेंगी। जी बिल्कुल, ये बसपा सुप्रीमो का ये पहले ही ऐलान था कि लोकसभा चुनाव जो है वो अपने दम पे लड़ेगी और जिस प्रकार से पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा जो है अपने दम पे लड़ी थी तो नतीजा क्या हुआ था बसपा के साथ। बसपा इस समय अपनी राजनीतिक हैसियत जो है वो खो चुकी है। उत्तर प्रदेश में जो ग्राउंड पे अगर बात करें तो ग्राउंड स्तर पर बहुजन समाजवादी पार्टी का जनाधार जो है खत्म हो चुका है। अगर विधानसभा चुनाव के बाद की बात की जाए तो कुल 22% वोटर्स जो है बसपा के पाले में इसके पहले थे, लेकिन जब विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया तो बसपा के पास 12.7% वोट ही था उनके कोर वोटर का। तो एक तरफ उसने अपने कोर वोटर से हाथ जो है वो छुड़ा लिया, उस कोर वोटरों ने हाथ छुड़ा लिया और उसका वोट जो है अलग अलग पार्टियों को शिफ्ट हुआ। तो बहुजन समाजवादी पार्टी अपनी खोई हुई राजनीतिक हैसियत तलाशने में लगी हुई है। इसमें अपने कोर वोटर के साथ साथ ओबीसी वर्ग को भी साथ रही है, साथ ही साथ मुस्लिम जो है वोट है उस पर भी उसकी नजर जो है वो बनाई हुई है। हमने देखा है किस प्रकार से निकाय चुनाव में 17 नगर निगम की सीटों में से 11 मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा था। अब दलित, ओबीसी और मुस्लिम कार्ड जो है बहुजन समाजवादी पार्टी खेलते हुए देखी जा सकती है। और जिस प्रकार से उसके 1 लाख गांव में घूमने का अभियान है, 1,70,000 बूथों पर जो है संगठन को मजबूत करने का अभियान है कार्यकर्ताओं के द्वारा, उसको देख के कहा जा सकता है कि अगर तीनों ही अगर वर्गों को साधने में ये कामयाब हुई, आधे से ज्यादा भी अगर कामयाब होती है तो एक अच्छा खासा वोट परसेंटेज जो है बसपा गेन करेगी। और जो बिल्कुल जाहिर सी बात है। धन्यवाद विवेक इस खबर पर हमारे साथ जुड़ते हुए तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
तो वहीं 2024 का लोकसभा चुनावी महासंग्राम अब नजदीक आता जा रहा है और तमाम पार्टियां और संगठन 2024 के चुनावों के लिए तैयारियों में जुट गई है। वहीं भारतीय किसान यूनियन भानु भी अपने संगठन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ 2024 के चुनाव में उतरने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन भानु के किसान मोर्चा के यूपी के प्रमुख सचिव मदन भारद्वाज ने गालिबपुर जिला बुलंदशहर में पत्रकारों से बातचीत की है। बातचीत से पता चलता है कि किसान यूनियन भानु के पदाधिकारी भी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर अब चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ये ऐसा है, जब राष्ट्र हमारे टिकैत साहब ने कि पिताजी ने जब ये संगठन बनाया था तो उनके पास 7 बीघा ज़मीन थी और 2 बैल थी। आज उनके पास 200 बीघा ज़मीन है और काफ़ी संपत्ति है, कई पेट्रोल पंप चल रहे हैं, कई फैक्ट्रियां चल रही हैं। तो ये पैसा कहाँ से आया? ये केवल कांग्रेस की फंडिंग से उल जलूल धरनों में केवल बीजेपी के खिलाफ उनकी बुराई करने के लिए ही ये जो है काम कर रहे हैं। और हमारा जो संगठन है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सबसे पहले चिल्ला बॉर्डर से जब तिरंगे का अपमान हुआ लाल किले पे, तो हमारा ही संगठन था जो उनके खिलाफ हुआ और बीजेपी के साथ हुआ। बीजेपी की नीतियों को देखकर, बीजेपी का काम देख करके हमारा संगठन उसके साथ है। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, काफ़ी पहले से राजा हैं वो, 3000 बीघा ज़मीन है उनके पास, कई भैंसें हैं, कई बहुत सारा। अब खबर अमरोहा से है, जहां अपने आवास पर एमएलसी डॉक्टर हरी सिंह ढिल्लों ने प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने कहा कि पहले हमारे देश के नेताओं को दूसरों से मदद मांगनी पड़ती थी, लेकिन अब जब से मोदी जी देश के पीएम बने हैं तब से हमारे देश का सम्मान बढ़ा है कि हमें अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए पंच बनाते हैं और हमारे फैसलों को माना जाता है। इसके आगे उन्होंने कहा कि 9 सालों में मोदी सरकार ने देश को मजबूत और सम्मानित करने का काम किया है। अगर आप देखना चाहें कि सुदृढ़ता कितनी हुई है, पहले हमारे देश की सरकारें, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी रूस के पास जाते थे मदद करने के लिए, कभी अमेरिका के पास मदद करने के लिए जाया करते थे, लेकिन आज हम इस ताकत की स्थिति में बैठे हैं कि हम किसी के पास कटोरा लेने की ज़रूरत नहीं। गरीब की पंचायत तो सब कर दें ठाकुर साहब, कोई गरीब किसी में हो जाए तो उसके घर सब पंचायत करने पहुँच जाए, लेकिन जो बड़ा आदमी होता है उसकी कोई पंचायत नहीं। हमारी पंचायत कौन करे करते थे? अमेरिका करता था, रसिया हमारी पंचायत किया करता था, और अब सारी दुनिया की पंचायत हम करते हैं। क्यों? चाहे चीन की या ताइवान की लड़ाई हो, चाहे यूक्रेन की या रूस की लड़ाई हो, चाहे अमेरिका और रूस की लड़ाई हो, देश पूरी दुनिया में अगर कहीं कुछ हलचल होती है तो उसकी पंचायत के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी को बुलाया जाता है कि आप हमारी इसको निपटाने का काम। और सुदृढ़ता इतनी, जनता के लिए कितना काम किया। जब यूक्रेन और रूस का झगड़ा हुआ तो हमारे एक बड़े देश थे, महाशक्ति थी, जिसमें इंग्लैंड भी था, जिसमें अमेरिका भी था, जिसमें कनाडा भी था, जिसमें और बहुत सारे बड़े बड़े देश थे शक्तिशाली, उन्होंने बंदश लगा दी कि कोई भी देश रसिया से तेल नहीं खरीदेगा। वो हमारे पे भी थी, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री को बधाई देना चाहता हूँ मैं, उन्होंने इस बंदिश को कतई नहीं माना और देश की जनता के हित में रूस से तेल खरीदने का। खबर गाजियाबाद से है, जहां धर्म परिवर्तन के मामले का मुख्य आरोपी शहनवाज उर्फ बद्दो को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। महाराष्ट्र से गाजियाबाद पुलिस शहनवाज को कल देर रात प्लेन से लेकर गाजियाबाद आई थी, जिसके बाद पुलिस ने धर्मांतरण से जुड़े मामलों में जो सवालों की एक लंबी लिस्ट बनाई हुई थी। जब शहनवाज उर्फ बद्दो से गाजियाबाद पुलिस ने सवाल पूछे तो शहनवाज ने किसी भी सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। वहीं कोर्ट में पेशी से पहले बद्दो का मेडिकल कराया गया, जिसके बाद शहनवाज को कोर्ट में भी पेश किया गया, जहां कोर्ट ने शहनवाज उर्फ बद्दो को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिनांक 30 मई को थाना कविनगर पे विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसके मुख्य आरोपी बड्डो उर्फ शहनवाज को कविनगर पुलिस द्वारा महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर ट्रांजिट रिमांड पर ले आया गया था। आज पूछताछ के उपरांत उनको सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तो वहीं उद्योग नगरी कानपुर के नौबस्ता में केडीएन अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया है। बता दें कि वायुसेना में तैनात अशुमेंद्र सिंह के प्लॉट पर दबंगों द्वारा कब्जा किया गया था, जिसको लेकर फौजी के परिवार ने केडीए के अफसरों से न्याय की गुहार लगाई थी। वहीं मामले पर संज्ञान लेते हुए अफसरों ने जांच में आरोपों को सही पाया, जिसके बाद अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाया गया है। तो वहीं केडीए जोन 4 के सुपरवाइजर भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ये कार्रवाई की है। वहीं पीड़ित फौजी के परिवार का कहना है कि
की रजिस्ट्री के बाद भी वो अपना घर नहीं बना पा रहे थे। लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार न्याय की जीत हुई है। ये है सर कि ये प्लाट मेरे बेटे के नाम से था। बेटा एयरफोर्स में है, वो बाहर रहता है, भोपाल में वो पोस्टेड है सार्जेंट के पद पे। केडीए से अलॉटमेंट हुआ, कब्जा रजिस्ट्री हुई, कब्जा हुआ, पोजीशन हुआ, नक्शा पास हुआ, लेकिन कुछ अराजक तत्व भू माफिया आते हैं, धमकाते हैं, काम नहीं करने देते हैं। फिर हमने ये शासन प्रशासन से गुहार लगाई कि योगी जी की सरकार है, अब अगर अराजक तो इस तरीके से करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल के एक वार्ड से पुलिस को चकमा देकर एक कैदी फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंच गई और फरार कैदी की तलाश शुरू कर दी, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है। वहीं मौके पर पहुंचे एसीपी क्राइम अमन यादव ने बताया कि नाहर सिंह नाम के कैदी को कूल्हे और पैर के इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां पिछले 5 दिनों से वो भर्ती था, लेकिन अब वो कैदी फरार हो गया है, जिसकी तलाश के लिए कई टीमें लगी हुई है। वहीं लापरवाही के चलते कैदी फरार हुआ है, इसलिए लापरवाह पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की जाएगी। आज एक हमारी जो पुलिस कस्टडी के अंदर एक एक्यूज था जो बीके हॉस्पिटल में इलाज के लिए जिसको एस्कॉर्ट कर लेके आई हुई थी, और वो पुलिस कस्टडी से आज सुबह लगभग 6:30 बजे के करीब फरार हुआ है। टीम्स हमारी उसके ऊपर अभी काम कर रही हैं और कोशिश है अर्लीस्ट पॉसिबल हम गिरफ्तार कर लेंगे। फरीदाबाद में 2000 रुपए के लिए एक हत्या की गई थी, जिसके आरोपी है उसको जब इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाता है तो वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता है, जबकि ये आरोपी लगातार 5 दिनों से अस्पताल में भर्ती था। सीधा रुख करते हैं इस खबर पर मनोज का, जो इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए मनोज, एक आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है पैरों के इलाज के लिए, लेकिन 5 दिनों के बाद उन्हीं पैरों से कैदी इतनी तेज रफ्तार से दौड़ लगाता है कि वह पुलिस की कैद से ही बाहर है। बता दें 5 दिन पहले ही आरोपी को पुलिस ने भर्ती किया था कि पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद पुलिस ने इसे उपचार के लिए फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां आज सुबह करीबन 6 बजे करीब पुलिस को चकमा देकर जो कैदी है ये मौके से फरार हो गया। ऑटो में बैठते हुआ सीसीटीवी कैमरे भी हमारे साथ देख सकते हैं कि जिस तरह से ये बैसाखी का सहारा लेके धीरे धीरे लिफ्ट के जरिए और ऑटो में बैठकर मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस की कई टीमें इसे तलाश कर रही हैं और पुलिस के जो 5 जवान इसकी सुरक्षा के लिए लगाए गए थे उन पर सवालिया निशान उठ रहा है। आखिर पुलिस की मुस्तैदी में ये आरोपी फरार कैसे हो गया? लेकिन देखिए मनोज, सवाल उठना भी लाजमी है, क्योंकि पुलिस की सुरक्षा में आजकल लोगों की मौत भी हो रही है, माफियाओं की मौत हो रही है। ऐसे में अब एक बार फिर से पुलिस की कैद से जिस तरीके से ये आरोपी भागा है, आखिर जो आरोपी पुलिसकर्मी है, लापरवाह पुलिसकर्मी है, उन पर कार्रवाई कब होगी? अब बता दें फरीदाबाद में खबर चलने के बाद भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की आंख खुली है और उसके बाद अब जो पुलिसकर्मी की सुरक्षा के लिए लगाए गए उन पर भी कार्रवाई की बात सामने आ रही है कि जल्दी ही उन पर कार्रवाई होगी। पर फिलहाल जो पुलिसकर्मी है उनसे पूछताछ भी की जा रही है कि क्या कर रहे थे जिस समय वो कैदी यहाँ से फरार हो गया, जबकि उसके पैर में गोली लगी है। पर उससे बता दें कि जो ये आरोपी है ये करीबन दर्जनों भर की जो वारदात में शामिल था, जिसको लेकर आज इसे हॉस्पिटल से जो फरार हो गया। और तमाम हॉस्पिटल में सीआईए की कई टीम और पुलिस की कई टीमें तलाश कर रही हैं, पर अभी तक इसका कोई पता नहीं चल पाया। जी देखिए मनोज, अभी आपने जिक्र किया कि जल्द ही लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी, लेकिन जो सीसीटीवी हम तक पहुंचा है उसमें हम ये देख पा रहे हैं कि जो आरोपी है जो पुलिस की कैद में था वो बेहद ही धीरे धीरे एक एक कदमों को लेते हुए अस्पताल से बाहर जाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में इसकी सुरक्षा में कितने पुलिसकर्मी लगाए गए थे और ये सभी पुलिसकर्मी आखिर तैनात कहां थे? एक हवलदार हॉस्पिटल के अंदर कैदी वार्ड बना हुआ है जहां पर स्पेशल कैदियों के लिए रखा जाता है और कैदियों को बाकायदा हथकड़ी में डाली जाती है। पर ये जो कैदी है ये शौचालय के बहाने उसने अपनी हथकड़ी खुलवा ली और जो बता सामने आ रहा है। और जो उसमें 5 पुलिसकर्मी जो इसकी तैनात की, जिसमें 1 हवलदार और 4 कांस्टेबल तैनात थे। पर कहीं ना कहीं बात की जाए तो कहीं ना कहीं वो गेम खेल रहे थे, जिसके जो लापरवाही जो सामने आ रही है वो गेम का जिक्र आ रहा है कि वो फोन में खेल रहे थे और उसके चलते ये सोचा कि भैया आरोपी भाग नहीं पाएगा। पर जिस तरह से देखा गया है कि वो लिफ्ट की मदद से नीचे उतर गया, ऑटो लेके मौके से फरार हो गया। तभी पुलिस के हाथ पैर फूले हैं। तमाम पुलिसकर्मी हैं वो तमाम सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है
कि आखिर वो भगा किस रूट से है, क्या कुछ जाने से पहले कोई किसी से बातचीत की है, क्या तमाम कारणों का पुलिस पता कर रही है। जी बिल्कुल, धन्यवाद मनोज इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। पीलीभीत के आसाम चौराहे पर फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है, जिसके तहत एक मंदिर आ गया है। इसको हटाने के लिए निर्माणाधीन संस्था काम कर रही है। इसी दौरान बड़ी संख्या में हिंदुवादी संगठन इकट्ठा हो गए और विरोध जताया, जिसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, साथ ही लोगों को आश्वासन देकर मामले को शांत कराते हैं। दरअसल आसाम चौराहे पर चौकी के पास हनुमान मंदिर बनाया गया था और जेसीबी से लगातार वहां पर काम किया जा रहा था। तभी हिंदू संगठन के कई नेता पहुंच गए, जिसके बाद अधिकारियों ने वार्ता की। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि जब फ्लाईओवर का निर्माण हो जाएगा उसके बाद मंदिर का निर्माण फिर से करा दिया जाएगा। पीलीभीत में आसाम चौराहे पर फ्लाईओवर का काम चल रहा है और इसके जद में जो है कई निर्माण आ रहे थे, पुलिस चौकी भी आ रही है, मंदिर भी आ रहा है, तो सभी और व्यक्तिगत निर्माण तो सब लोगों ने हटा लिए हैं और चौकी भी शिफ्ट हो रही है। इसी फ्लाईओवर के जद में जो है एक मंदिर आ रहा है और मंदिर जो है यहाँ से शिफ्ट होने की बात की जा रही है। तो इसमें पहले भी वार्ता की गई थी वहाँ के पुजारी से और जो हिंदू संगठन से, और आज फिर जो है बैठक की गई और बातचीत किया गया। तो सभी लोगों में सहमति मिलकर ये बनी है, NS के लोग भी थे, कि क्योंकि नेशनल प्रोजेक्ट है उसको हटना ही है। तो जहाँ पे मंदिर का जगह है, जब फ्लाईओवर बन जाएगा तो उसके नीचे ही एक मंदिर बना करके सौंप दिया जाएगा। ऐसा है कि प्रकरण में ये संज्ञान में आया कि यहाँ पर जो मंदिर है आसाम चौराहे पर उसको तोड़ा जा रहा है। सारे हिंदू संगठन के लोग, जिसमें हिंदू जागरण मंच और विश्व हिंदू परिषद के सारे तमाम कार्यकर्ता, बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हुए और प्रशासन व जो PW ये जो NS की जो एक्सीएन है उनके साथ में सौहार्दपूर्ण बात हुई। उन्होंने अपनी बात को रखा और जो हमारी मांगे थी उन्होंने पूरी करने की पूरी आश्वासन दिया, पूरा आश्वासन दिया। मंदिर वहाँ पर बनाएंगे और उसको लिख के भी देंगे और उम्मीद है प्रशासन ने बहुत कोऑपरेट किया और NS के जो अधिकारी थे उन्होंने भी कोऑपरेट किया और बड़ा सौहार्दपूर्ण जो विषय था वो पूरा हो गया। और हमें लगता है कि हिंदू धर्म के वो लोग भी हैं और इस तरीके की जो उन्होंने बात कही है कहीं ना कहीं उनमें भी आस्था है और ये कार्य पूर्ण होगा। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में 57 क्रांतिकारियों को अंग्रेजी हुकूमत ने फांसी पर लटकाकर कुएं में डाल दिया था। आज भी उस कुएं को फांसी वाले कुएं के नाम से जाना जाता है, लेकिन शहीदों का अपमान करते हुए उस कुएं को पाट कर शटर लगाकर व्यावसायिक रूप से अब उपयोग किया जा रहा है, जिसका विरोध अलीगढ़ स्वर्णकार कमेटी के साथ साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने भी किया है। दरअसल मामला थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत सराफा बाजार फूल चौराहा स्थित पुरानी कोतवाली मोड़ पर प्याऊ का है, जहां पर 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाकर कुएं में फेंक दिया गया था और समय के साथ साथ इस कुएं को नजरअंदाज कर पाट कर व्यावसायिक रूप से उपयोग में लाया जा रहा है। लगातार इसका विरोध अलीगढ़ स्वर्णकार कमेटी के अध्यक्ष ने DM के नाम प्रार्थना पत्र देकर किया था, लेकिन प्रशासन के द्वारा इस बात को गंभीरता से नहीं लिया गया और कुएं को पाट कर दुकान निर्माण कराने वाली कमेटी ने आनन फानन में शटर लगाकर उस जगह पर दुकान का निर्माण भी करा दिया। वहीं शहीदों के अपमान और कुएं पर पक्का निर्माण कराने के विरोध में DM को ज्ञापन भी सौंपा गया है। सराफा बाजार पुरानी कोतवाली पर स्थित 1857 की क्रांति में यहाँ अपने अलीगढ़ के लगभग 57 क्रांतिवीरों को फांसी दी गई थी, फांसी वाले कुएं पर। उस कुएं को कुछ लोगों ने पाट करके दुकान का अवैध रूप से निर्माण कर लिया है, जिसकी शिकायत हमने 7 जून को माननीय जिलाधिकारी महोदय से प्रार्थना पत्र के माध्यम से की थी। उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और दुकान पर शटर लगा कर पक्का निर्माण कर लिया गया है, कुएं को पाट दिया गया है। शहीदों का अपमान है। हम चाहते हैं कि ये शहीद स्मारक बने और यहाँ इस प्रकार की कोई भी व्यावसायिक गतिविधि ना हो और हमारे शहीदों का सम्मान, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनका सम्मान बरकरार रह सके। यहाँ शहीद स्मारक बनना चाहिए। इसकी जाँच जिलाधिकारी महोदय ASI से कराएँ। तो वहीं
अलीगढ़ मंडलायुक्त और डीएम ने एमएसएमई विभाग की प्लेस योजना अंतर्गत प्रदेश के पहले अलीगढ़ इंडस्ट्रियल पार्क का शिलान्यास किया है। शिलान्यास पूरे विधि विधान के साथ बड़ी धूमधाम से किया गया। वहीं मंडलायुक्त ने बताया कि शहर से 8 किलोमीटर दिल्ली जीटी रोड भाकरी खास पर स्थित हार्डवेयर पार्क की स्थापना के बाद निवेशक एमएसएमई और अन्य उद्योगों के लिए जमीन खरीदी की जाएगी, जिसके बाद ही उद्योगों की स्थापना भी की जा सकेगी। पास किया और मार्च के अंत में अलीगढ़ पहला जगह ऐसी बनी जहां इस प्राइवेट एक इंडस्ट्रियल पार्क स्वीकृत हो गया और आज हम 13 जून को उसका यहां शिलान्यास करने आए हैं। और इस स्कीम में बहुत अच्छी स्कीम है। इसमें 10 से 50 एकड़ तक की ज़मीन लेके प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप कर सकते हैं और उस पर लगभग 50 लाख प्रति एकड़ की सब्सिडी प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। यहाँ लगभग 14.5 एकड़ का पार्क डेवलप हो रहा है आखिरी में और इसकी पहली किस्त 3.5 करोड़ के आसपास मिल चुकी है और उसके यूटिलाइजेशन के बाद दूसरी किस्त मिलेगी। खबर सुल्तानपुर से है, जहां एक मां पर अपनी 9 साल की बेटी की हत्या करने का आरोप लगा है। घटना की जानकारी लगते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। वही सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर मां ने बेटी के गले पर चाकू से वार कर दिया, जिसके बाद आनन फानन में परिजन उसे चांदा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां हालत गंभीर देखकर डॉक्टरों ने उसे सुल्तानपुर रेफर कर दिया। वही परिजन परिधि को सरकारी एम्बुलेंस से सुल्तानपुर जिला अस्पताल ला रहे थे, लेकिन रास्ते में मुंह से खून आने लगा, जिस पर उसे लंबुआ सीएचसी ले जाया गया। वहां भी डॉक्टरों ने उसे तत्काल सुल्तानपुर जिला अस्पताल जाने को कहा, लेकिन हैरानी इस बात की है कि सरकारी एम्बुलेंस का ड्राइवर और एएमटी मौके से नदारद हो गया, जिसके थोड़ी देर बाद ही परिधि की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की पड़ताल करने की बात तो कह रही है और ये पूरा मामला चांदा कोतवाली क्षेत्र के कोयलीपुर का बताया गया है। ये कहीं और का है तो उसके परिजन के द्वारा पता चला है कोयलीपुर का केस है और एक चांदा से पेशेंट रिफ़र किया गया था जिला हॉस्पिटल सुल्तानपुर के लिए, पर एम्बुलेंस ड्राइवर ने उसको यहाँ पे लाया सीएचसी लंबुआ में, जिसको हमने देखते ही तत्काल उसे जिला अस्पताल भेजने के लिए कहा। एम्बुलेंस ड्राइवर भी था और उसका एमटी भी था, लेकिन जब मैंने ये कहा वो एम्बुलेंस ड्राइवर और उसका एमटी दोनों 5 मिनट के अंदर यहाँ से गायब हो गए। हाँ, ऐसी इसके पहले भी हरकत हुई थी। एक दिन एक केस हुआ था, गाड़ी इनकी आई थी यहाँ पे कैंपस में खड़ी हुई थी और यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। हमने कहा कि तत्काल इसको लेके जाइए, फिर वो एम्बुलेंस वाला ड्राइवर गाड़ी ना ले जा पेशेंट ना ले जाके गाड़ी लेके मूव कर गया। मामला एक सीमा सब्जी वगैरह काट रही थी, उसके में आई तो थोड़ा सा उसने घुमाया तो चाकू पर लग गई। उसके बाद हम चांदा लेके आए, चांदा से रेफ़र किया सुल्तानपुर के लिए। जो एम्बुलेंस के डॉक्टर थे वो बोले, जब ब्लड आने लगा तो उन्होंने बोला कि यहाँ चांदा हम एक बार लम्हुआ में दिखा लेते हैं, कुछ इंजेक्शन लगवा लेंगे। इंजेक्शन की बात की, इंजेक्शन लगा देते हैं, उसके बाद ब्लड कम हो जाए फिर लेके सुल्तानपुर चलेंगे। तो क्या हुआ, एम्बुलेंस वाले क्या किए? एम्बुलेंस वाले यहाँ लेके आए, हम उतारे। उसके बाद जब तो पेशेंट के साथ रहने लगे, वो कब लेके चले गए हमें पता नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट भी यहाँ नहीं रुके वो। एम्बुलेंस वाले चले गए यहाँ से छोड़ के। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए आशुतोष, सुल्तानपुर में एक मां पर ही अपनी बेटी की हत्या का आरोप लगा है, लेकिन जिस तरीके से उस बच्ची को ठीक ढंग से इलाज नहीं मिल सका, उसके बाद बच्ची की मौत की खबर है। आखिर जो लापरवाह है, जिनकी वजह से मौत हुई है, उन पर कार्रवाई कब होगी? जी बिल्कुल, आपका कहना सही। जिसका ये लापरवाही देखने मिला है एम्बुलेंस को लेकर, यह एम्बुलेंस को लेकर एक बड़ी घटना में अंजाम भी दिया हुआ है और कहीं ना कहीं इसमें जो है बड़ी चूक है। अगर हर जगह अस्पतालों में जो है एम्बुलेंस की व्यवस्था दी गई है, उस एम्बुलेंस को जो है कोई भी मरीज होता है या घटना का कोई भी आता है, उसको तत्काल इधर से उधर जो है उसको लेके जाके वहाँ पे सुरक्षित अस्पताल में जाके इलाज करवाने की उनको जरूरत होती है। बिल्कुल, धन्यवाद आशुतोष इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।